वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है तुडुरुम, जिसमें मोहनलाल भाई साहब लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली जब से इस मूवी का ट्रेलर देखा, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस मूवी। और उसी तरह ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। मतलब ट्रेलर एक अलग लेवल की थी और मूवी एक अलग लेवल की है। मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इज द किंग। ऑडियंस को पता भी नहीं चलता कि कब मूवी की कहानी असली ट्रैक पर आ चुकी है। मूवी की कहानी धीरे धीरे ग्राफ की तरह ग्रो होने लगती है। मतलब स्टार्टिंग का आधा घंटा बस नॉर्मल से चलने लगती है, उसके बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। और उसी तरह मूवी थोड़ी लंबी है तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है। मैं समरी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि पुरकायम नाम के एक छोटे से गांव में लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से कीचड़ के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर काफी सारे लोग दब चुके होते हैं। ये बात रेस्क्यू टीम वाले जानकर फटाफट से वहां पर जाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इनका साथ वहां के गांव वाले भी देने लगते हैं। काफी सारे लोग मर चुके होते हैं और उसी तरह काफी सारे लोग जख्मी भी हो चुके होते हैं। इसी दरमियान में किसी जीप में एक बंदा चिल्लाने पर रेस्क्यू टीम इस बंदे के पास आकर बहुत ही मुश्किल से उस जीप से बाहर निकालती है। उसी वक्त रेस्क्यू टीम वाला बंदा कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है, अपने हायर ऑफिसर को बुलाने लगता है। खैर दूसरे सीन में मूवी के हीरो बेंज को दिखाया जाता है। फिलहाल बेंज और कुछ लोग सबरीमले जाकर वापस अपने गांव पर आने लगते हैं। बेंज के पास एक पुरानी ओल्ड मॉडल एम्बेसडर कार होती है। घर वापस आते समय बेंज हॉस्टल से अपने बेटे पावी को भी पिकअप करने लगता है। इसी रास्ते के दरमियान में बेंज की बीवी ललिता बेंज को फोन करके इसकी बेटी की हरकत के बारे में बताने लगती है कि बेंज तुमने तो अपनी बेटी को फोन दिलवाया क्लासेस अटेंड करने के लिए, लेकिन तुम्हारी बेटी चादर ओढ़कर उसी फोन में घुसकर ही बोल के हंस रही है। मैंने तुम्हारी बेटी के फोन को छीनकर उसे बाथरूम में लॉक कर दिया। बेंज कहने लगता है, अरे मैं घर पर आ रहा हूँ पावी को लेकर, बस पहुँच ही जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद बेंज वापस अपने घर के पास आने पर बाथरूम से इसकी बेटी इशारों से आवाज लगाने लगती है कि बेंज प्लीज मुझे बाहर निकालो। एक्चुअली बेंज के दोनों बच्चे पापा नहीं बुलाते, नाम से ही बुलाते हैं बेंज। बेंज बाथरूम का दरवाजा ओपन करके इसकी बेटी से पूछने लगता है कि चादर में घुसकर तुम ही क्यों कर रही थी। इसकी बेटी कहने लगती है, अरे बेंज तुम भी माँ की बातों पर यकीन करने लगे, पहले से ही मेरी माँ क्रिंज टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बातें कर रही है। उसके बाद बेंज किचन रूम में आता है। ललिता बेंज को इसी बात को लेकर डांटने लगती है कि तुम ही अपनी बेटी को बिगाड़ रहे हो, उससे पूछो वो किससे फोन में बात कर रही थी। बेंज कहने लगता है, अरे ललिता गुस्सा थूको ना, चलो आज हम बाहर जाकर खाते हैं। इसके नजरे में बाहर मतलब कोई रेस्टोरेंट नहीं, घर के बाहर आकर ये चारों खाना खाते रहते हैं। खैर सुबह होने के बाद बेंज अपना काम कंटिन्यू करने लगता है। मतलब इसके पास गाड़ी होती है ना, सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता है और इसी तरह अपने कार को एज ए टैक्सी की तरह भी यूज करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन बेंज ये देखता है कि पावी खोपचे में जाकर सिगरेट पी रहा है। पावी को रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन पावी को कुछ नहीं कहता, बस ये कंफर्म करने लगता है कि पावी गांजा फूक रहा था या सिगरेट। यहाँ पर एक और बात यह है कि ललिता को बेंज की दाढ़ी बहुत ही पसंद होती है। बेंज को अपनी दाढ़ी का एक बाल भी काटने नहीं देती। इस तरह से इन लोगों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। ललिता भी थोड़ा बहुत कामकाज करती रहती है। उसके बाद एक दिन बेंज को चेन्नई में रहने वाला इसका मास्टर कॉल करके इसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली बहुत सालों पहले बेंज एक स्टंटमैन था, काफी सारे फिल्मों में इसने काम किया। इसके मास्टर के पास काफी सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली होती है। मास्टर के जो शिष्य होते हैं, इन लोगों को जब भी टाइम मिलता मास्टर को देखने के लिए आते जाते रहते हैं। फिलहाल इलवरास नाम का एक बंदा इस मास्टर के पास आया होता है। उसी ने बेंज को फोन किया होता है। बेंज कहने लगता है, अरे मास्टर मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं जरूर आपके पास आऊंगा। उसी वक्त पावी अपने दोस्तों के साथ बेंज के पास आता है। पावी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते रहता है। कुछ दिन की छुट्टी होने की वजह से पावी अपने दोस्तों के साथ अपने गांव पर जाने लगता है। पावी का एक फ्रेंड होता है, वो बंदा बेंज की गाड़ी को देखकर इसकी बहुत तारीफ करने लगता है। घर आने के बाद बेंज अपने मूवीज के बारे में, स्टंट्स के बारे में पावी के फ्रेंड्स को अच्छी तरह से बताते रहता है कि रजनीकांत मम्मूटी के साथ भी काम किया था इसने। उसके बाद जब ये सारे लोग लंच वगैरह करते रहते हैं तो बेंज का एक फ्रेंड इशारों से बेंज को बाहर बुलाने लगता है, वही दारू वगैरह पीने के लिए। मौका देखकर बेंज फटाफट से अपने दोस्त के साथ दारू की दुकान पर जाता है। जब ये दोनों दारू खरीद रहे होते हैं, उसी वक्त बेंज ये देखता है कि इसकी चहेती गाड़ी कोई ले जा रहा है। फटाफट से अपनी दोस्त की बाइक लेकर अपनी गाड़ी को फॉलो करने लगता है। एक्चुअली पावी का एक फ्रेंड है ना, जो इस कार का दीवाना होता है, वो इस कार को ड्राइविंग करते रहता है। बेंज की गाड़ी में कुछ अलग ही लेवल के सिस्टम्स होते हैं।
पावी के फ्रेंड ने बस गेट तक ही ड्राइव करने का वादा किया था पावी से, लेकिन अब ये गाड़ी रुकती ही नहीं। ब्रेक कहाँ पर है, गियर कहाँ पर है, इस बंदे को पता ही नहीं चलता। पावी और उसके फ्रेंड्स गाड़ी में ही चीखते चिल्लाते रहते हैं। पावी कहने लगता है कि अब तो बेंस हमको मार ही देगा। फाइनली बहुत ही मुश्किल से गाड़ी रुक जाती है। बेंस पावी को एक छापड़ लगाता है। एक्चुअली बेंस अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते रहता है, किसी को भी ड्राइव नहीं करने देता और अभी तक इस गाड़ी पर एक भी खरोच नहीं आई होती। खैर शाम होने के बाद बेंस अपनी गाड़ी को लेकर मनियन नाम के एक मैकेनिक के पास ले जाता है। थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है गाड़ी को। तभी बेंस का एक फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें पावी को थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। बेंस कहने लगता है अरे मैंने तो अपना कंट्रोल खो दिया। इस तरह से बेंस पावी को कॉल करने लगता है, व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने लगता है, वॉइस मैसेज सेंड करने लगता है कि पावी मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा दिया। लेकिन पावी बेंस को एक भी रिप्लाई नहीं देता। उसी वक्त चेन्नई से इलवरास बेंस को फोन करके एक बुरी खबर सुनाने लगता है कि बेंस हमारे मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनने के बाद बेंस के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब बेंस ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा अपने मास्टर से ही सीखा। बेंस फटाफट से चेन्नई पर जाने लगता है। इसकी बीवी कहने लगती है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी। मतलब ललिता भी मास्टर के क्लोज होती है, लेकिन बेंस मना कर देता है। क्यों मना करता है ये हमको बाद में पता चलेगा। चेन्नई जाते समय अपने मास्टर के साथ बिताए हुए पलों को ही याद करते हुए जाने लगता है। चेन्नई आने के बाद बेंस आखिरी बार अपने मास्टर को देखकर बहुत फुट फुट के रोने लगता है। उसके बाद मास्टर का क्रिमेशन वगैरह भी करने लगते हैं। खैर बेंस वापस अपने गांव पर आने के बाद कुटेचन नाम का एक बंदा रेलवे स्टेशन से बेंस को पिकअप करने लगता है। एक्चुअली कुटेचन की दुकान में ही वो बंदा मैनियन काम करते रहता है। अपने गाड़ी के बारे में पूछने लगता है क्या हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ सेट हो गए। लेकिन कुटेचन इसके बारे में जवाब ना देते हुए मास्टर के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारे मास्टर को क्या हुआ। बेंस कहने लगता है अरे कुछ नहीं, कोविड के बाद हमारे मास्टर को शुगर लेवल कुछ ज्यादा हो गया और ऊपर से वो अकेले थे। कभी कभार हम लोग ही उनको देखने के लिए जाया करते थे। हर एक को तो इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा ना। इसी बातों के दरमियान में कुटेचन बेंस के घर जाने के बजाय पुलिस स्टेशन पर आने लगता है। उसी पुलिस स्टेशन के पास शाहजी नाम का एक गांव का बड़ा बंदा भी होता है। तभी बेंस पुलिस स्टेशन में कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। शाहजी बेंस को रोकने लगता है कि बेंस हम इस मामले को संभाल लेंगे। इसी पुलिस स्टेशन में बेन्नी नाम का एक पुलिस वाला होता है। पहले तो कुटेचन और शाहजी उस बेन्नी के पास जाकर कुछ बातें करने लगते हैं कि सर आप ही हमारी मदद कर सकते हो। बेन्नी कहने लगता है कि उसने मेरी आंख पर पंच मारकर भागा, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, और उल्टा तुम लोग मेरे पास हेल्प मांगने के लिए आए हो। वाह। बेन्नी की बातों से कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। एक्चुअली बेंस की गाड़ी रिपेयर पर गई थी ना। रिपेयर करने वाला बंदा मनियन उस गाड़ी की मदद से स्मगलिंग कर रहा था गांजा वगैरह। पुलिस वालों ने उस मनियन को पकड़ लिया, लेकिन वो मनियन उस बेन्नी पर हमला करके मतलब उसे मार पीट कर गाड़ी को वहीं पर छोड़कर भाग गया। तभी बेंस कहने लगता है कि सर एक्चुअली वो गाड़ी मेरी है, कल रात मैं रिपेयर पर दिया था। बेन्नी कहने लगता है कि वो गाड़ी तो बहुत ही पुरानी है, किसने तुमको परमिट दिया, और उस मनियन पर काफी सारे गांजा के केसेस भी है दूसरे गाँव में। तुम लोगों को ये बंदा नजर आएगा तो फटाफट से हमारे पास ले आओ। बेंस कहने लगता है कि सर मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दो, मैं फाइन भी पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये पुलिस वाला बेन्नी नहीं मानता। इसी बातों के दरमियान में कांस्टेबल सुधीश बेन्नी के पास आकर लीव मांगने लगता है। कल इसकी बहन की शादी है और इसने सारे लोगों को भी इनवाइट किया होता है। बेन्नी कहने लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर साहब को आने दो। बेंस वहाँ से बाहर आकर अपनी गाड़ी को देखकर बहुत इमोशनल होने लगता है। अपनी गाड़ी के ऊपर जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको साफ करने लगता है। रात होने तक भी बेंस उसी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा रहता है। अगर सीआई या तो फिर इंस्पेक्टर आएगा तो उनसे बातचीत कर लेगा, रिक्वेस्ट कर लेगा। उसी वक्त शाहजी बेंस के पास आकर कहने लगता है कि वो मनियन बाइक लेकर वापस अपने घर पर आया है, चलो उस बंदे को पकड़ते हैं। इस तरह से बेंस और कुछ लोग उस मनियन के घर पर जाने लगते हैं। लेकिन घर में वो बंदा मनियन मौजूद नहीं होता। उसका फादर उसकी माँ होती है। मनियन का नाम सुनते ही उल्टा इन लोगों को डांट डपट कर वहाँ से भेज देते हैं ये दोनों। उसके बाद ये लोग एक लोकल पॉलिटिशियन की मदद से पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। ये पॉलिटिशियन एक पुलिस वाले से बात करके एक सेटलमेंट करवाने लगता है। बेंस से कहने लगता है कि बेंस तुम उस इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए, एसआई को 8,000 रुपए और एक और जो कांस्टेबल है ना उसे 7,000 रुपए दे दो, बाद में मैं संभाल लूंगा। अब बेंस के पास इतने पैसे नहीं होते। फटाफट से ललिता को फोन करके इसके सेविंग्स के बारे में पूछने पर ललिता बेंस को डांटने लगती है कि मेरे पैसों को हाथ मत लगाना। इस तरफ जब ये लोग उस बेन्नी के पास जाते हैं तो बेन्नी पैसों पर मानता ही नहीं। यही कहने लगता है कि पहले तुम लोग उस मनियन को मेरे पास लाओ, बाद में जो करना है कर लो।
उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। उसी वक्त बेन्नी ये देखता है कि बेंज अपनी गाड़ी के पास जाकर इसकी साफ सफाई कर रहा है। बेन्नी को गुस्सा आकर बेंज के पास जाकर डांटने लगता है कि ये एविडेंस कार है, इस गाड़ी के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इसी बात को लेकर बेंज और उस पुलिस वाले बेन्नी के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। बेंज के फ्रेंड्स फटाफट से बेंज को बाहर ला ही लेते हैं। अरे बेंज, तुम ऐसा नहीं कर सकते यार, हम बात कर रहे थे ना। अब देखो खामखा मामला और बिगड़ गया। खैर घर वापस आने के बाद भी बेंज को नींद ही नहीं आती। अपनी गाड़ी की ही फिक्र लगी होती है इसको। बेंज बातों के दरमियान में ललिता से पावी के बारे में पूछने लगता है। ललिता कहने लगती है, हाँ आज सुबह उसने मुझे फोन किया, पहले तो गाड़ी के बारे में पूछा, मैंने सब कुछ बता दिया उसको, थोड़ा फील हो रहा था। उसी रात बेंज दोबारा पुलिस स्टेशन पर जाने लगता है सीआई या इंस्पेक्टर से बात करने के लिए। पुलिस स्टेशन के पास जाकर एक पुलिस वाले से अपनी गाड़ी के बारे में पूछने पर वो बंदा बेंज से कहने लगता है कि इंस्पेक्टर जॉर्ज सर अंदर है, उनसे जाकर बात करो। तो जब बेंज जॉर्ज के कैबिन में जाता है तो जॉर्ज पहले इसके बारे में पूछने लगता है कि कौन हो तुम। बेंज कहने लगता है कि सर एक्चुअली मेरा असली नाम षणमुगम है, लेकिन लोग मुझे बेंज कहकर बुलाते हैं। मैं अपनी गाड़ी के बारे में बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। इस तरह से जो कुछ भी हुआ वो सारी बात जॉर्ज को सुनाने लगता है। सो जॉर्ज उस बेन्नी के पास जाकर कहने लगता है कि इस बंदे की गाड़ी वापस कर दो। अब ये ऐसे बेन्नी थोड़ा ईगो वाला बंदा होता है। गाड़ी की चाबी बेंज को ना देते हुए ये खुद बेंज की गाड़ी को ड्राइव करते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर लाने लगता है। बेन्नी इसकी गाड़ी को बहुत ही रफली ड्राइविंग करते रहता है। गाड़ी को बाहर लाने के बाद दोबारा जॉर्ज के पास आकर कहने लगता है कि सर मैं ये गाड़ी उसे वापस नहीं दूंगा, उस मैनियन ने मुझे मारा। जॉर्ज कहने लगता है, अरे बेन्नी तुम इतना ईगो मत रखो यार, गाड़ी की चाबी दे दो उस बेचारे को। इस तरह से जब बेंज अपनी गाड़ी लेकर जाने ही वाला होता है, जॉर्ज बेंज के पास आकर कहने लगता है कि बेंज क्या तुम हमारे साथ एक राइड पर आओगे? एक्चुअली सुदेश की बहन की शादी है, उस शादी के पास हमें ड्रॉप कर दो यार। अब बेंज को वहाँ पर जाना पसंद नहीं होता, लेकिन जॉर्ज ने इसकी मदद की। सो बेन्नी और जॉर्ज ये दोनों शादी पर जाने लगते हैं। उसके बाद रास्ते के दरमियान में बेंज और जॉर्ज के बीच काफी सारी बातचीत होती रहती है। ये जॉर्ज बहुत ही फ्रेंडली होता है। खैर फाइनली शादी के पास पहुंचने के बाद जॉर्ज बेंज को भी शादी पर बुलाने लगता है। बेंज कहने लगता है, अरे नहीं सर, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता, मैं चलता हूँ। लेकिन वो बेन्नी बेंज की गाड़ी की चाबी लेकर शादी में चला जाता है कि हम लोग वापस आने तक यही तुम इंतजार करो। अब इस शादी में बेंज किसी को भी नहीं जानता, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, इधर उधर भटकते रहता है। बहुत देर के बाद वो बेन्नी बेंज के पास आकर कहने लगता है, अरे बेंज चलो उठो, निकलना है हमको। जॉर्ज बेंज से कहने लगता है कि एक्चुअली बेंज सुदेश की कजिन के घर पर जाकर कुछ चीजें ले आना होगा, प्लीज वहाँ पर ले चलो ना हमें, उसका घर पुरक्कायम में है। बेंज कहने लगता है, अरे सर वो तो बहुत ही दूर है, उतनी दूर मैं नहीं आ सकता। जॉर्ज कहने लगता है, अरे बेंज हम ड्रिंक की है, हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, जाओ जाकर फ्रेश अप वगैरह होकर आ जाओ। सो बेचारे बेंज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इस तरह से बेंज, बेन्नी, जॉर्ज और सुदेश के कजिन के घर पर जाने लगते हैं, जो यहाँ से बहुत ही दूर होता है। अब रास्ते के दरमियान में बेंज अपनी कहानी बताने लगता है कि एक्चुअली एक फाइटर था, काफी सारे मूवीज में स्टंटमैन की तरह काम किया था। खैर थोड़ी दूर आने के बाद बेंज की गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। बेंज कहने लगता है कि सर थोड़ा कूल होने के बाद ये गाड़ी दोबारा रन होगी। सो और थोड़ी देर के बाद वो बेन्नी जिद करने लगता है कि ये गाड़ी को ड्राइव करेगा, लेकिन बेन्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इसकी गाड़ी को कोई दूसरा बंदा ड्राइव करे। बेन्नी की हरकतें देखकर जॉर्ज बेन्नी को डांटने लगता है कि बेन्नी तुमको कुछ ज्यादा ही चढ़ चुकी है, चाबी बेंजी को दे दो। सो बाद में ये लोग दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। और थोड़ी दूर आने के बाद जॉर्ज बेंज को एक शॉर्टकट रास्ता लेने के लिए कहता है। बेंज कहने लगता है, अरे नहीं सर, ये रास्ता तो बहुत ही खराब है, मेरी गाड़ी उस रास्ते से जा नहीं पाएगी। जॉर्ज कहने लगता है, अरे चलो ना बेंज, यहाँ से बस 1 किलोमीटर है, बहुत ही शॉर्टकट है ये। इस तरह से उस रास्ते से ले जाने लगते हैं। सच में ये रास्ता बहुत ही खराब होता है। बेंज की गाड़ी को काफी सारे स्क्रैचेस आने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद एक छोटी सी नदी भी होती है। बेंज मना करने लगता है, नहीं सर, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, आप पैदल ही चले जाओ। जॉर्ज और बेन्नी कहने लगते हैं, अरे बेंज तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा पानी है ये, गाड़ी निकल जाएगी, निकालो तुम। बेंज से इस नदी को भी पार करने पर पूछने लगता है क्या और कितने दूर। बेन्नी कहने लगता है, अरे बस यहाँ से 4 किलोमीटर। बेंज शॉक में रह जाता है कि पहले तो आपने कहा था सिर्फ 1 किलोमीटर और अब बोल रहे हो 4 किलोमीटर। अगर मैं ऐसे ही ड्राइव करता रहूंगा तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। इस तरह से फाइनली बेंज अपनी गाड़ी को रोक देता है, आगे हिलता ही नहीं। तो तब जाके जॉर्ज असली कहानी बेंज को बताने लगता है। देखो बेंज, कल हमारे सुदेश की बहन की शादी है और तुमने सुदेश की फैमिली को देखा ही होगा, बहुत ही सिंपल सीधे साधे लोग हैं। इनके घर में पहली शादी है और यहाँ पर बात यह है कि सुदेश की बहन कॉलेज डेज में एक लड़के से प्यार करने लगी। अब वो लड़का घर के पास आकर कुछ सीन बनाने लगा। उस लड़के के पास सुदेश की बहन के कुछ फोटोग्राफ वीडियोस भी थे
वो दिखाकर सुदेश को ब्लैकमेल करने लगा। ये देखकर सुदेश के फादर को गुस्सा आया और उस लड़के को मार दिया, मतलब गलती से हो गया। सो सुदेश ने मुझे फोन करके ये सारी बात बताई। अब उस लड़के की लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में है, उसी को ठिकाने लगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनने के बाद बेंस के तो होश ही उड़ जाते हैं। बस तुम थोड़ी सी मदद कर दो हमारी, और किसी को भी ये बात मत बताना। इस तरह से बेंस को भी धमकाने लगते हैं। उसके बाद वो तीनों उस लड़की की लाश को किसी जंगल के इलाके में ले जाकर फेंक देते हैं। वहाँ से वापस आते समय जॉर्ज बेंस को इसका किराया वगैरह देने लगता है और उसी तरह अपना मुंह भी बंद करने के लिए कहता है। सुबह होने के बाद बेंस वापस अपने घर पर पहुँच जाता है और बेंस को कल रात का ही इंसिडेंट याद आते रहता है। बहुत ही मायूस होता है, ना ललिता से बात करता ना अपनी बेटी से। इसी दरमियान में इसका घर का कुत्ता इसकी गाड़ी को देखकर भौंकते रहता है डिक्की के पास आकर। जब गाड़ी की डिक्की ओपन करता है तो कुछ खून के धब्बे होते हैं और उसी तरह उस डिक्की में एक पर्स भी होता है। उसी वक्त ललिता बेंस के लिए चाय लाकर देने पर बेंस उस पर्स को झाड़ियों में फेंककर डिक्की बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद बेंस ये देखता है कि इसकी शर्ट को भी थोड़ा खून का धब्बा लगा है। फटाफट से वॉशरूम में जाकर अपने शर्ट को और अपने आप को साफ करने लगता है और नहाते समय भी बेंस को उसी रात का इंसिडेंट याद आते रहता है। यह सब कुछ होने के बाद जब बेंस वापस अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता है तो वो बेन्नी लगातार बेंस को कॉल्स करते रहता है, लेकिन बेंस फोन पिक ही नहीं करता। मौका देखकर बेंस किसी नदी के पास जाकर अपनी गाड़ी की अच्छे से साफ सफाई करने लगता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में जॉर्ज सीसीटीवी कैमरास फिक्स करवाते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये जॉर्ज कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाला है, मतलब इसी हफ्ते में। उसी वक्त बेंस पुलिस स्टेशन पर आकर जॉर्ज से मुलाकात करता है। जॉर्ज और बेन्नी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप लोग मुझे बार बार ऐसे कॉल मत किया करिए। जॉर्ज कहने लगता है, अरे बेंस तुमको ऐसे कैसे छोड़ दें, अब तो तुम हम में से एक हो। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास जरूर आना, तुमने हमारी मदद की यार। और हमें पता है कि कल रात का इंसिडेंट तुम किसी से भी शेयर नहीं करोगे, अगर शेयर करोगे तो पता है ना क्या होगा। उसी वक्त उस मनियन के माँ बाप पुलिस स्टेशन पर आकर मनियन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। अब पुलिस स्टेशन से बाहर जाते जाते बेंस इन दोनों को देखकर यही शक करने लगता है, क्या कल रात पुलिस वालों ने उस मनियन को ही जंगल में फेंक दिया था। अब बेंस की इस हालत को देखकर ललिता बेंस से इसके बारे में पूछती रहती है कि कल से तुम गुमसुम से क्यों बैठे हो, और वैसे कल तुमने अपने शर्ट को क्यों धोया। लेकिन बेंस किसी को भी कुछ भी नहीं बताता, ललिता पर ही गुस्सा करते रहता है। उसके बाद बेंस घर से बाहर आकर अपने उस शर्ट को जला देता है, कुछ खून के धब्बे लगे होते हैं इस पर। खैर दूसरे दिन से जोरदार बारिशें स्टार्ट होती है। बेंस पावी को अपने घर वापस लाने के लिए हॉस्टल पर जाता है। हॉस्टल से बेंस को ये बात पता चलती है कि पावी तो कब का घर वापस चला गया, कुछ हॉस्पिटल इमरजेंसी कहा था उसने। बेंस घबराते हुए उसी वक्त पुलिस स्टेशन पर जाकर जॉर्ज से मुलाकात करके अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। जॉर्ज कहने लगता है, अरे बेंस आजकल के बच्चों को तुम जानते ही हो ना, अपने दोस्तों के साथ कहीं पर गया होगा, 2-3 दिन के बाद वापस आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो यार, चलो तुम्हारे तसल्ली के लिए एक कंप्लेंट देकर ही जाओ। जब बेंस वहाँ से जा रहा होता है तो उसी पुलिस स्टेशन में पावी की बाइक को देखता है। बेन्नी से कहने लगता है कि सर वो बाइक मेरी बेटी जैसी लगती है। बेन्नी कहने लगता है, अरे बेंस वो बाइक तो 3-4 महीनों से ही पड़ी है, कोई अपडेट मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, चलो तुम। बेंस वापस अपने घर पर आकर उस पर्स को ढूंढने लगता है जो उस दिन अपने गाड़ी की डिक्की से फेंक दिया था ना। फाइनली उसको पर्स नजर आता है। जब इस पर्स को ओपन करता है तो शॉकिंगली ये पर्स इसके बेटे पावी का होता है। ये देखकर बेंस बहुत फूट फूट के रोने लगता है, जिसका मतलब उस रात पुलिस वाले इसके बेटे पावी को मारा, जंगल में फेंक दिया। जब बेंस बाथरूम में भी जाकर रो रहा होता है, ललिता बाहर से आवाज लगाने लगती है कि वो पावी मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा, कल हम दोनों हॉस्टल पर चलेंगे। अब बेचारे बेंस को ललिता को क्या जवाब दे, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद बेंस उस सुदेश के पास जाकर यही बात पूछने लगता है कि सच सच बताओ तुम लोगों ने उस रात किसको मारा। सुदेश बेंस को ढंग से जवाब नहीं देता, यही बात कहने लगता है, अरे बेंस अनाप शनाप की बातें मत करो, जाओ घर जाओ तुम। इसकी थोड़ी देर के बाद उस पुरकायम गांव में लैंड स्लाइडिंग होकर काफी सारे लोग दब जाते हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करती रहती है। इसी दरमियान में एक जीप में कुछ बंदे फंसे होते हैं। रेस्क्यू टीम एक एक बंदे को बाहर लाती रहती है। उसी वक्त एक बंदा कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो चीज और कुछ नहीं, थैले में एक बंदे की लाश को देखता है और ये थैला और किसी ने नहीं, जॉर्ज और बेन्नी ने लाकर फेंका था। लैंड स्लाइडिंग की वजह से बहते हुए ये लाश यहाँ पर आ गई। अब मीडिया वाले तो वहीं पर होते हैं, इस चीज को फुल्ली कवर करने लगते हैं कि रेस्क्यू टीम वालों ने एक थैले को फाइंड आउट किया जिसमें किसी की लाश है। आखिरकार ये लाश किसकी है, कहाँ से आई। अब यही न्यूज बेन्नी और जॉर्ज देखकर शॉक में रह जाते हैं।
बेन्नी कहने लगता है कि सर अब तो लाश बाहर आ गई, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। जॉर्ज कहने लगता है अरे बेन्नी, पहले डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद मिसिंग कंप्लेंट से मैच किया जाएगा। ये सब प्रोसेस होने तक हमारे पास काफी टाइम है। अगर हमारे बारे में कुछ भी बात पता चलेगी तो हम दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। इसी दरमियान में बेन्नी और जॉर्ज सुदेश को कॉल्स करते रहते हैं, लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं। घर के पास भी जाते हैं, सुदेश अपने घर के पास भी मौजूद नहीं होता। उसी वक्त एक कांस्टेबल जॉर्ज के पास आकर कहने लगता है सर, उस लड़के का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। उस लड़के की मिसिंग कंप्लेंट हमारे स्टेशन में ही दर्ज की गई थी। यह सुनने के बाद बेन्नी और घबराने लगता है। चलो सर, हम तो गए, जल्द ही कुछ करिए सर। उसके बाद वो जॉर्ज बेंस के घर पर आकर बेंस के बारे में पूछने लगता है कि बेंस कहाँ पर है। और उसी जगह पर कुटचन होता है। जॉर्ज कुटचन को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि थोड़ी देर पहले एक गांव में लैंड स्लाइडिंग हुई थी ना, उस टाइम एक लड़के की डेड बॉडी बाहर निकली, पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, मिसिंग हुआ लड़का इसी गांव का है और बेंज ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। अब वो बेंज ही गायब है। किसी न किसी के तो पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा शिनाख्त करने के लिए। अब कुटचन ने यही बात ललिता को बोलने पर ललिता बहुत फुट फुट के रोने लगती है। दूसरी तरफ वो बेंज उस सुधीश को किसी लॉज के कमरे में बंद करके रखा होता है। पूछने लगता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है, क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ। सुधीश कहने लगता है अरे बेंज, मुझे कुछ भी नहीं पता। जॉर्ज सर और बेन्नी सर फंक्शन पर आकर फंक्शन खत्म होने के बाद मुझे अपने साथ उस जंगल में ले गए। तुम जितना जानते हो मैं भी उतना ही जानता हूँ। उस गांव में मेरा कोई भी कजिन नहीं है। जो मेरी बहन की कहानी बताई गई वो सब कुछ झूठ है। वो डेड बॉडी किसकी है ये भी मुझे नहीं पता बेंज, मेरी बात का यकीन करो। बेंज सुधीश का फोन लेकर जॉर्ज से बात करने लगता है। जॉर्ज कहने लगता है अरे बेंजी, तुम्हारा बेटा सेफ है, अभी अभी मैं तुम्हारे घर पर जाकर आ रहा हूँ। लेकिन बेंज जॉर्ज की बातों पर भरोसा नहीं करता, फोन काट देता है। खैर सुबह होने के बाद जॉर्ज कुछ पुलिस वालों के साथ बेंज से मुलाकात करने के लिए उस लॉज पर आता है। कहने लगता है कि इस डिपार्टमेंट में रहते हुए 36 साल गुजर चुके हैं और इतने सालों में मैंने काफी सारे गलत काम किया, लेकिन मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभार कुछ गलत कदम उठाना ही पड़ेगा। अब 2 दिन के बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ और इन 2 दिनों के अंदर अपने करियर पर धब्बा लगाना नहीं चाहता। और इसी तरह बेंज की एक असली कहानी बताने लगता है। कहने लगता है कि जब तुम फिल्मों में काम कर रहे थे, तुमने ही अपने फ्रेंड को धक्का देकर मार दिया। उसके बाद अपने फ्रेंड की ही बीवी मतलब ललिता से शादी कर लिया और वो 2 बच्चे तुम्हारे भी नहीं है, वही पावी और उसकी बहन, इसलिए तुमने उस पावी को मार दिया। ये सुनने के बाद बेंज को बहुत गुस्सा आकर जॉर्ज को मारने पीटने लगता है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले मीडिया के सामने आकर यही स्टेटमेंट देने लगते हैं कि पावी को उसके स्टेप फादर बेंज ने ही मार दिया। अब ऑफ कोर्स ये सब कुछ जॉर्ज की ही झूठी स्टोरी होती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वो बेन्नी ललिता और उसकी बेटी को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत टॉर्चर करते रहता है। यही स्टेटमेंट देने के लिए कहता है कि बताओ तुम्हारे फादर मतलब बेंज ने ही तुम्हारे भाई को मारा। इस तरफ लॉज के पास कुछ पुलिस वाले बेंज को पकड़ने के लिए आते हैं। बेंज इन सारे पुलिस वालों से फाइट करने लगता है। बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद फाइनली सारे पुलिस वाले बेंज को कंट्रोल करके इसको अरेस्ट करने लगते हैं। जब बेंज को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे मीडिया वाले होते हैं। बेंज आने के बाद जॉर्ज ललिता और उसकी बेटी को छोड़ देता है। जब शाहजी जॉर्ज से बात करने के लिए आता है, जॉर्ज कहने लगता है अरे शाहजी, कोर्ट में देख लेंगे। उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई होने लगती है। जज पुलिस वालों को 5 दिन का टाइम देता है एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने के लिए। फिलहाल इनके पास कोई भी सबूत नहीं होते। कोर्ट से बाहर आते ही जॉर्ज बेंज से कहने लगता है कि इस कहानी में ये जॉर्ज हीरो है और बेंजी तुम इस कहानी में नहीं रहोगे। उसी दिन उस जॉर्ज का रिटायरमेंट का फंक्शन होने लगता है। यह होने के बाद उसी रात जॉर्ज बेन्नी से कहने लगता है कि आज रात को टाइम के 5-6 पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे, तुम स्टेशन के सारे लोगों को भेज दो, सिर्फ तुम अकेले ही रहो। पहले तो बेन्नी इसके लिए मानता नहीं, लेकिन जॉर्ज बेन्नी से कहने लगता है देखो बेन्नी, तुम्हें और काफी सारी चीजें सीखनी है, नेक्स्ट इंस्पेक्टर तुम ही बनोगे ना। सो थोड़ी देर के बाद बेन्नी उसी तरह से काफी सारे कांस्टेबल्स को अलग अलग कामों में भेज देता है। पेट्रोलिंग के लिए लेडी कांस्टेबल्स को घर भेज देता है और स्टेशन में जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं ना, उन सारे कैमरेस को ऑफ कर देता है। इवन सुदेश को भी यहाँ पर रहने नहीं देता, किसी लेडी कांस्टेबल को उसके घर ड्रॉप करने के लिए भेज देता है। सारे लोग जाने के बाद 6 लोग बिना यूनिफॉर्म के इस पुलिस स्टेशन पर आते हैं। बेन्नी उन सारे पुलिस वालों को लेकर बेंज के पास आकर कहने लगता है कि बेंज अब तो तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें मारने से पहले तुमको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जब बेंज चेन्नई गया था उस वक्त बेन्नी पावी को गांजा के केस में गिरफ्तार करने लगता है। ये बेन्नी और जॉर्ज इस पावी को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन इसी दरमियान में इसके सर पर वार करने पर पावी मर जाता है।
उसके बाद जब वो लोग बेंस को मारने की कोशिश करने लगते हैं तो बेंस इन सारे लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। उसी वक्त सुदेश वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आता है। मतलब इसको ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। अंदर आकर देखने पर वो बेंस बेन्नी को बहुत मारते पीटते रहता है। सुदेश बेंस को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बेंस सुदेश को बांध के इस बेन्नी को अपने साथ ले जाता है। यही पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब बेन्नी उस पावी को मार दिया था तो उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगा। तभी बेंस की गाड़ी की डिक्की ओपन होने की वजह से उसकी डेड बॉडी डिक्की में रख देता है। तो बेंस भी सेम उसी तरह से बेन्नी के साथ करता है। थोड़ी देर के बाद जब ये बात जॉर्ज को पता चलती है तो सारे गांव में नाकाबंदी कर देता है। पुलिस वाले हर एक गाड़ी की चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद वो जॉर्ज बेंस के घर पर आकर बेंस के जो दोस्त होते हैं ना, उन सारे लोगों को घर से बाहर भगाकर ललिता और उसकी बेटी को बहुत मारने पीटने लगता है। बेंस के बारे में पूछने लगता है कि बताओ वो बेंस कहाँ पर है। उसी वक्त बेंस ऐसे बेन्नी के फोन से जॉर्ज को फोन करके एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जरूर मेरे फैमिली के पास जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया। तो ये सुनने के बाद वो जॉर्ज फटाफट से अपने घर पर जाकर अपनी बेटी को बुलाने लगता है, लेकिन घर पर इसकी बेटी मौजूद नहीं होती। लेकिन इसके घर की थोड़ी ही दूरी पर बेंस की गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी खोलकर देखने पर बेन्नी की लाश होती है। उसी वक्त बेंस वहाँ पर आकर इस जॉर्ज को बहुत मारने पीटने लगता है। जॉर्ज अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो नहीं बताता। जॉर्ज को बहुत मार पीट कर फाइनली इसको मार ही देता है और ये चीज दूर से जॉर्ज की बेटी देखती रहती है। यहीं पर हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली पावी और इस जॉर्ज की बेटी रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। एक दिन ये पावी उस लड़की से बेंस के बारे में बताने लगा था। जब मैं 4 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उस वक्त बेंस हमारा सहारा बना। सच में मैं बेंस से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए पिताजी से भी बढ़कर है। इसी दरमियान में जॉर्ज को इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाता है। तो जॉर्ज अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस पावी को गांजा के केस में फंसाकर इसको मार देता है और इस काम में वो बेन्नी भी साथ देता है। जब बेंस अपनी गाड़ी वापस मांगने के लिए आया था उस वक्त बेन्नी पावी की लाश को बेंस की गाड़ी में रखा था, इसलिए गाड़ी वापस नहीं देना चाहता था। इसके 2 दिनों के बाद बेन्नी और जॉर्ज को बेंस के बारे में पता चलता है, मतलब पावी के बैकग्राउंड के बारे में। खैर प्रेजेंट डे पर पावी की लाश को उसके घर वालों को सौंप देते हैं, लेकिन बेंस वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अपनी गाड़ी में बेन्नी और जॉर्ज की लाश को रखकर उसी जंगल के इलाके में होता है। ये होने के बाद बेंस वापस पुलिस स्टेशन पर आकर सरेंडर हो जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।